Hello students, welcome to the Dab Hand Learners channel. So this is the MCQ series of chapter 2. So जैसे कि आपकी term 1 board exams next month में है, तो I would let you practice the 5 and marketing management chapter of MCQ series. तो अभी मैंने चैप्टर 1 की MCQ सीरीज ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है. यू कैन चेक इन द चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज प्लेलिस्ट और chapter 2 and then chapter 3, chapter 4 I will continue with the MCQ series of these chapters so that you can excel in your board exams. So now we will start. So these are the multiple choice question, chapter number 2. First question is, which of the following statement is true with reference to principles of management? Principles of management के reference में कहूँ तो principles of management के संदर्भ में कौन सी statement आपको true लगती है? A option, the principle of management have evolved. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इवॉल्व हो चुके हैं, पूरी तरीके से कंप्लीटली मॉडिफाइड हो चुके हैं. अब चाहे कोई भी सिचुएशन है, ये इवॉल्व है, ये कहीं भी लग जाएंगे. बी ऑप्शन है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर येट टू बी इवॉल्व. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अभी इवॉल्व होना बाकी है, अभी उन्हें और मॉडिफाई या रिवाइज करने की जरूरत है या चेंज करने की. जैसे आपका सिलेबस हर साल रिवाइज होता है, कुछ डिलीट हो जाता है और कुछ अभी भी है, रिवाइज होता है एक तरीके से. ऐसे ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो इवॉल्व होना, रिवाइज होना, मॉडिफाइड होना भी बाकी है या नहीं. एक कह रहा है कि मॉडिफाइड हो चुके हैं, रिवाइज हो चुके हैं, और एक कह रहा है अभी रिवाइज और मॉडिफाइड होना बाकी है. सी ऑप्शन क्या कहता है? द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. वो कह रहा है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में रिवाइज होने के, इवॉल्व होने के, मॉडिफाइड होने के. ऐसा कुछ नहीं कि वो हो चुके हैं या अभी होने बाकी है, वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में है. और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव. सो व्हाट डू यू थिंक द आंसर वुड बी? क्या लगता है आंसर क्या होगा? So let me tell you the answer is C option कि principles of management जो है वो continuous process में रहते हैं evolution के. वो एक continuous process में रहते हैं कि जैसे जैसे situation environment में change होगी वैसे वैसे ही हमें principles of management को भी modify करना पड़ेगा. क्योंकि देखो अब जैसे कि 2020 में कोविड आया, ये पिछले 100 ईयर से तो सिंपली एक डिफरेंट टाइम था, है ना. हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा टाइम भी आएगा. फिर उसके हिसाब से जो बिजनेस स्ट्रैटेजी चेंज होती है, लाइक आई हैव रेड दैट अमूल ने इस बार अपना 2020 में जब लॉकडाउन लगने वाला था उसने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया था. बाकी सबने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया था कि सेल तो होगी नहीं, लेकिन अमूल ने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया क्योंकि लोग घर में रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है दे वुड प्रेफर द होम कुक्ड फूड, और फिर अमूल का ज्यादा यूटिलाइजेशन होगा. सो बटर एंड ऑल, चीज वगैरह, तो दे हैव इंक्रीज देयर प्रोडक्शन और उसकी वजह से उसकी बिजनेस स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल गई थी लॉकडाउन के टाइम्स में भी. जब कोई नहीं कमा रहा था तो अमूल कमा रहा था. तो इसलिए कह रहे हैं जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन में होते हैं. दे आर इन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ रिविजन. उन्हें रिवाइज करने की जरूरत कॉन्टिन्यूसली रहती है जैसा सिचुएशन डिमांड करती है. सेकेंड क्वेश्चन, बाय प्रोफेशन एफ डब्ल्यू टेलर. एफ डब्ल्यू टेलर कौन है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर. हम एफ डब्ल्यू टेलर को क्या कहते हैं? एक तरीके से फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. कैन समवन टेल मी कि एफ डब्ल्यू टेलर की फुल फॉर्म क्या होती है? एफ डब्ल्यू टेलर की फुल फॉर्म होती है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर. सो ऑप्शन में कई बार आ सकता है क्योंकि इस बार पूरा एमसीक्यू वाला इन्वायरमेंट है, सारी जगह एमसीक्यू ही आ रहे हैं बोर्ड्स में, तो इस बार हो सकता है कि बहुत डीप में पूछ ले वो. तो आपको पता होना चाहिए फ्रेडरिक विंस्लो टेलर है एफ डब्ल्यू टेलर का पूरा नाम. सो वो ये पूछ रहा है फिलहाल तो अभी, बाय प्रोफेशन एफ डब्ल्यू टेलर क्या था? मैकेनिकल इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर, साइकोलॉजिस्ट या ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर? तो जिसने भी डीप में पढ़ा होगा ये चैप्टर उसे पक्का पता चल गया होगा इसका आंसर क्या है. सो द आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज मैकेनिकल मैनेजर. ए ऑप्शन मैकेनिकल मैनेजर. जिसने भी एफ डब्ल्यू टेलर, हेनरी फ्योल का ढंग से इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा, दे वुड नो द डिफरेंस बिटवीन देम, दे वुड नो अबाउट बोथ द पर्सन्स एंड कैन टैकल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस इजीली.
थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस इज कंसीडर्ड टू बी डैश इन नेचर। प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स क्या है नेचर में, उनका नेचर क्या है, वो कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, दे कैन बी चेंज, रिजिड होते हैं, फिक्स रहते हैं, क्रिएटिव सिचुएशन के हिसाब से हम उन्हें चेंज कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी लगा सकते हैं, या नन ऑफ दी अबव। सो आई होप आपको आंसर तो इसका इजीली पता चल गया होगा, क्योंकि प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स हमें नहीं पता होंगे तो क्या, हम 10th तक वो ही पढ़ते हुए आ रहे थे। तो प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स मतलब क्या, फिजिक्स के जो तुम प्रिंसिपल पढ़ के आओ न्यूटन के, और किसी ग्रेविटेशनल लॉ ऐसे करके, और एक था आर्किमेड्स प्रिंसिपल। तो ये सारे जितने भी आप प्रिंसिपल्स पढ़कर आए हो, क्या ये फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, नन ऑफ दी अबव? सो द आंसर वुड बी दे आर रिजिड, बी ऑप्शन। क्योंकि आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। ना क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव तो बिल्कुल भी नहीं होते कि चलो आज ये सिचुएशन है, इसे थोड़ा अलग से लगा के देखता हूँ, क्या पता फॉलो कर जाए। ऐसे नहीं होता। ये भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद बने होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की तरह, और ये हमेशा फिक्स रहते हैं। क्यों पर मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, वो फिक्स नहीं रहते, क्योंकि सिचुएशन जैसा डिमांड करती है एनवायरमेंट में। जैसे अभी कोविड आया तो उसके हिसाब से हमें थोड़ा अपना मैनेजमेंट का प्रोसेस चेंज करना पड़ गया, है ना। लेकिन साइंस में ऐसा नहीं होता, ऐसा थोड़ी होता कोविड आ जाता है तो ट्रीज ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड देने लग जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता। ये तो नेचुरल प्रोसेस है। तो जो प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो रिजिड होते हैं। आई होप ये आंसर क्लियर होगा। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस द टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट? टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट कौन सी स्टेटमेंट अच्छे से डिफाइन करती है? ए ऑप्शन, इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस टू टेक डिसीजंस एंड एक्शंस, it is a procedure which involves a series of steps to be taken, they are general rules for behavior of individuals, d none of the above। जिसने चैप्टर को लाइन टू लाइन पढ़ा होगा उसे तो ये भी पता चल गया होगा कि इनमें से किस किस की डेफिनेशन कौन सी है। जैसे कि अब मैं आपको बताऊं, इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस टू टेक डिसीजंस एंड एक्शंस, ये किसकी डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन है प्रिंसिपल्स की। पर क्या हमसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन पूछी है? नहीं। सी ऑप्शन देखते हैं, दे आर जनरल रूल्स फॉर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये है वैल्यूज की डेफिनेशन। ओके, क्योंकि बिहेवियर इंडिविजुअल को कैसे सोसाइटी में बिहेव करना चाहिए, उसके जनरल रूल्स या ये सब हमें वैल्यूज वगैरह ही सिखाती हैं कि सोसाइटी में कैसे वैल्यूज हो रहे हैं, संस्कार टाइप एंड ऑल। आप कहते हो इट इज अ प्रोसीजर विच इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन। अब देखो टेक्निक की बात करिए, टेक्निक क्या होता है कि हम इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे तो, और टेक्निक में क्या होता है, जनरली स्टेप्स होते हैं कि इस टेक्निक में इस स्टेप के बाद ये स्टेप करना होता है। जैसे आप पढ़ने की एक स्ट्रैटेजी होती है पोमोडोरो टेक्निक करके, हम उसे कई बार कहते हैं, कई लोग बताते भी हैं कि आप 20-25 मिनट्स पढ़ो, उसके बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लो, जिससे आपके 30 मिनट्स में ऑलमोस्ट आप 25 मिनट्स पढ़ लोगे, और आपका सिर्फ 5 मिनट्स का ब्रेक होगा। ऐसे ही आप अगर 20-25 मिनट्स ऐसे हर बार पढ़ोगे तो आप 4 घंटे में भी बहुत पढ़ लोगे, या 3 घंटे में। तो ये एक टेक्निक होती है, दिस वॉज जस्ट अ एग्जाम्पल, इसलिए ये जो है ये हमारी टेक्निक का डेफिनेशन है। सो द आंसर वुड बी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन वुड बी द आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किस बेसिस पे डेवलप होते हैं? ऑब्जर्वेशन पे, एक्सपेरिमेंटेशन पे, पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ द मैनेजर, ऑल ऑफ द अबव। सो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर तो मिल ही गया होगा, ऑल ऑफ द अबव। बिकॉज जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ये आपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आपने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे, मेनली बिहेवियरल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉन्टिंजेंट, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ये सब जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें एक पॉइंट और था, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। उसमें आपने डिटेल में तीनों पॉइंट पढ़े होंगे कि मैनेजर का एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। सबसे पहले तो हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसके बाद जब मैनेजर का धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ जाता है उस चीज में कि ये हर ऑर्गेनाइजेशन में ही फॉलो हो जाता है, तो ये एक्सपीरियंस के साथ साथ प्रिंसिपल डेवलप ही हो जाता है और बुक्स में आ जाता है। जैसे कि हेनरी फ्योल एक फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट था, वो बुक्स लिखता था, और उसी की वजह से हमें 4 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पता चले, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये सब एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से ही होता है, इसलिए डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। आई होप दिस आंसर वुड बी क्लियर टू यू। Sixth question, which of the following statement is
आर ट्रू विद रेफरेंस टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये भी वही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। द प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शन, ये तो डेफिनेशन ही बता रखी है प्रिंसिपल्स की। द प्रिंसिपल्स डिनोट अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये भी हमें पता है, कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ लिया था कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या पढ़ा था कि हम इस सिचुएशन में या इसकी मिलती जुलती सिचुएशन में हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अप्लाई कर सकते हैं कि हमें इस प्रिंसिपल को लगाने का कारण मिल चुका है या इस प्रिंसिपल को लगाने की हमें अभी जरूरत है इस सिचुएशन में या इसकी मिलती जुलती सिचुएशन में। और जब हम ये प्रिंसिपल लगा देंगे तो इसका अंजाम क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट क्या होगा। तो जनरली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। C option, principles help the manager to take decisions while performing various management function। प्रिंसिपल्स मैनेजर को हेल्प भी करता है कि इस सिचुएशन में इसके जैसी मिलती जुलती, अभी मैंने आपको बताया सिचुएशन में हम ये प्रिंसिपल फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि आपने अब तो आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा टर्म 1 के लिए एटलीस्ट, तो आपको पता चल गया होगा जैसा कि अभी हमने इस चैप्टर में या ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में भी जब आप ऐसे पढ़ रहे थे फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर, तो या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो वो यही कहता है कि सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं उनका सिर्फ वन हेड और वन प्लान होना चाहिए, मतलब सबको काम तो करना चाहिए बट टूवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव गोल या एम सबका सेम होना चाहिए सारे डिपार्टमेंट का। इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बनेगा। तो देखो क्या ये कारण था कि हमें सारे डिपार्टमेंट का काम जो है अलग अलग करना पड़ेगा जिसकी वजह से किरियोस ना हो। और अगर सब एक ही ऑब्जेक्टिव की तरफ काम करेंगे तो देयर विल बी ए इफेक्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन आ जाएगा अगर सारे डिपार्टमेंट एक ही ऑब्जेक्टिव की तरफ वर्क करेंगे, काम करेंगे। और प्रिंसिपल्स जैसा कि अभी मैंने बताया सी ऑप्शन में मैनेजर को हेल्प करता है कि तुम इस चीज में ये डिसीजन लो। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव, तो बताओ कौन सा सही है। सो द आंसर वुड बी ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि तीनों चीजें सही हैं। प्रिंसिपल्स की ये वाली बात भी सही है, ये वाली बात भी सही है और ये वाली बात भी सही है, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव डी ऑप्शन। अब कई स्टूडेंट्स को लग रहा होगा जिस क्वेश्चन में भी ऑल ऑफ दी अबव है वही सही होता है, तो पेपर में भी ऑल ऑफ द अबव करके आओ, बट इट वुड नॉट हेल्प यू इन एनी वे। अगर ट्वेल्थ में पास भी हो गए तो आगे जाके दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज द कट ऑफ्स आर टू हाई। आपको भी पता होगा कल ही एक दो दिन पहले डी यू की कट ऑफ निकली है, सो 100% ही एटलीस्ट है यहाँ पे। तो सो स्टडी फॉर 100 on 100 नाउ, क्योंकि बिजनेस स्टडीज जैसा सब्जेक्ट तो आप कर ही सकते हो 100 on 100 के लिए। नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन बेस्ट ट्राई करना चाहिए। Seventh question, the principles of management are intended to be applied to all types and sizes of organization. This statement reflects that the principles of management are general guidelines, flexible, universally applicable, mainly behavioral। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हर जगह अप्लाई हो जाते हैं, साइज से फर्क नहीं पड़ता, ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो या बड़ी हो, टाइप से पता नहीं चलता, ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्री हो या प्रोडक्शन अपना खुद करके बेचती हो या किसी और कंपनी का माल बेचती हो, ये भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो सारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो जाते हैं। तो ये कौन सी स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट कर रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा नहीं था आपने, जनरल गाइडलाइन, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सली एप्लीकेबल, मेनली बिहेवियरल। सो द आंसर वुड बी सी ऑप्शन, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। सारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो जाता है तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल ही आंसर होगा। सो आई होप द आंसर वुड बी क्लियर टू यू। Eighth question is, the principles of management do not provide ready-made straight jacket solution। straight jacket मतलब कंप्लीट या फुल्ली फर्निश्ड भी कह सकते हो, कि पूरी तरीके से हमारे पास फुल्ली फर्निश्ड सॉल्यूशन है कि जो भी होगा हम पूरा का पूरा यही सॉल्यूशन उसमें ठोक देंगे, ऐसा नहीं होता। हमें थोड़ा बहुत अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा, वरना जो सॉल्यूशन है वो पूरा का पूरा लगा देंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है सिचुएशन जो है, अब ऑप्शन देखते हैं, मैं आंसर बता दूंगा नहीं तो। लिखा है द रियल बिजनेस सिचुएशंस आर कॉम्प्लेक्स, बिजनेस सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होती हैं, बिजनेस सिचुएशन डायनामिक होती है, द प्रिंसिपल एक्ट एज जनरल गाइडलाइन या ऑल ऑफ द अबव। तो वो ये कह रहा है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो रेडीमेड सॉल्यूशन या फुल्ली फर्निश्ड कंप्लीट सॉल्यूशन क्यों नहीं बताते, वो सिर्फ एक गाइडलाइन की तरह ही क्यों रह जाते हैं। इसलिए रह जाते हैं क्योंकि बिजनेस सिचुएशन क्या कॉम्प्लेक्स होती है, डिफिकल्ट होती है, बिजनेस सिचुएशन चेंजेबल होती है, डायनामिक होती है, फिक्स नहीं रहती हैं। प्रिंसिपल्स जो है वो जनरल गाइडलाइंस की तरह बिहेव करते हैं या ऑल ऑफ द अबव।
So the answer would be D option, all of the above. Answer would be clear to you. Ninth question, the principle of management can be modified by the manager when the situation demands. This statement implies that the principles of management are rigid, contingent, flexible, universally applicable. वो कह रहा है principles of management जो है वो modify हो सकते हैं by the manager जब भी situation demand करे. मतलब situation अगर बाहर की ऐसी हो गई है कि हमें अपने principles of management को change करना ही पड़ेगा, नहीं किया तो हमारा कोई भी customer आने वाला नहीं है. तो ये कौन से फीचर को रिफ्लेक्ट कर रही है? आपने कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में ये पढ़ा होगा, लास्ट 2 टॉपिक में से कोई था ये, उसमें से आपने पढ़ा होगा. तो इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा फीचर लग रहा है? यूनिवर्सली एप्लीकेबल तो नहीं लग रहा क्योंकि एप्लीकेबिलिटी की तो बात ही नहीं करी है. फ्लेक्सिबल लग रहा है कि चेंज हो सकते हैं, मॉडिफाइड हो सकते हैं. चलो आगे देखते हैं. रिजिड की तो बात ही नहीं करी. कॉन्टिंजेंट हम कह सकते हैं, लेकिन कॉन्टिंजेंट इज डिपेंडेंट अपॉन सिचुएशन, और इसी की वजह से कई बच्चे आंसर कर आते कॉन्टिंजेंट, बट ये गलत है क्योंकि कॉन्टिंजेंट में आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि फ्लेक्सिबल और कॉन्टिंजेंट में एक फर्क होता है. कॉन्टिंजेंट में आपका जो एप्लीकेशन होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को, जो आप अप्लाई करते हो ना, वो सिचुएशन के बेसिस पे तो करते हो कि इस सिचुएशन के डिपेंडेंट होने पर ही हम ये प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं, बट इट इज ऑन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही अप्लाई होते हैं. जबकि फ्लेक्सिबल क्या होता है? जब सिचुएशन डिमांड करे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो क्योंकि सिचुएशन, अब देखो कोविड की सिचुएशन है, ये एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है? ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का फ्लेक्सिबिलिटी देखना पड़ेगा या कॉन्टिंजेंट? ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी. पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो एक छोटा सा इन्वायरमेंट में चेंज आता है, जैसे कि आप इन्फ्लेशन कह सकते हो, आज इन्फ्लेशन है तो कल शायद डिफ्लेशन हो, लेकिन कोविड का तो ऐसा ही हो गया, पता नहीं भाई अब कभी जाएगा, है ना? तो इसलिए जो आंसर है यहाँ पे होगा फ्लेक्सिबल, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन जो है डिमांड कर रही है कि इस सिचुएशन में हमें ऐसा ही करना चाहिए, हमें मॉडिफाई करना ही चाहिए. जबकि कॉन्टिंजेंट में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो अप्लाई करते हैं इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रीवेलिंग सिचुएशन. वह वर्ड होगा प्रीवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन में फ्लेक्सिबल और कॉन्टिंजेंट की. ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है और ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है. 10th क्वेश्चन देखते हैं. द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इनहैंस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द गिवन स्टेटमेंट. अब सोच रहे होंगे मैंने ये फीचर पे इतना हाईलाइट क्यों किया, ऑप्शन में पता चल ही जाएगा. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. ये ऑप्शन पहले ही रिजेक्ट हो गया. देखो अब पता चलेगा क्यों मैंने यहाँ फीचर पे इसलिए हाईलाइट किया था, क्योंकि ये देखो ये क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. ये हमारा इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस जो भी आप कहते हो, ठीक है. ये फीचर तो नहीं है और इसने हमसे फीचर पूछा, तो ये तो वैसे ही चला गया ऑप्शन में से. सी फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन और मेनली बिहेवियरल. तो अब बताओ इन तीनों में से क्या होगा, ए, सी और डी में से. अब आप देखोगे कि इसमें लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, और ह्यूमन बीइंग्स और मटेरियल रिसोर्सेज लाइक थिंग्स. तो उनकी जो बात है वो किस प्रिंसिपल किस फीचर में कही थी. अब आपको ये देखना है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में नहीं, पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो स्टैब्लिश करता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में कि इस टाइम पे हमें इस प्रिंसिपल को लगाने की जरूरत थी और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, है ना. तो ये तो नहीं है. फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, इसमें क्या है, इसमें हमने ये पढ़ा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं, एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटेशन से, है ना. ये भी नहीं है. मेनली बिहेवियरल में हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स पे अप्लाई नहीं होते, वो थिंग्स पे भी अप्लाई होते हैं. जैसा कि आपने पढ़ा था एक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कि जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहीं होनी चाहिए, जो चीज़ जहाँ होती है वहीं होनी चाहिए ताकि एफिशिएंसी लोगों की बढ़े और फटाफट ऑर्गेनाइजेशनल के गोल अचीव हो.
और यही चीज जैसे थिंग्स के साथ साथ ह्यूमन बींग्स पे भी अप्लाई होती है। मेनली बिहेवियरल ने हमें ये बताया था, और उसमें ये लाइन भी थी, इट इनेबल्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। तो आपने अगर बुक को अच्छे से रीड किया होगा तो आपको ये लाइन्स ही याद आ जाती हैं। अगर आपने लर्न कर लिया होगा ना चैप्टर, आई होप आपको तो लाइन्स याद हो ही जाती हैं, और ये कुछ कुछ लाइन्स ही उठा के दे देते हैं और केस स्टडी में स्वरूप दे देते हैं हमें। तो इसका आंसर है मेनली बिहेवियरल, डी ऑप्शन। Now 11th question. The application of the principles of management has to be changed as per the requirements of the prevailing situation at a particular point of time. ये भी सीधी सादी लाइन इन्होंने चेप दी है। तो ये अभी मैंने आपको थोड़ी ऊपर ही बताई थी, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए जल्दी बताओ। विच फीचर ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द गिवन स्टेटमेंट? कॉन्टिंजेंट, मेनली बिहेवियरल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप या जनरल गाइडलाइंस? सो आंसर अभी नहीं आया तो पॉज करके फिर सोचो, लेकिन आंसर अब तक आ जाना चाहिए। ओके, सो द आंसर वुड बी ए, कॉन्टिंजेंट। इफ यू आर राइट देन इट शुड बी वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि अगर पेपर में कोई भी लाइन आती है तो यू कैन आइडेंटिफाई वेरी इजीली। ओके, और अभी मैंने आपको यही बताया था कि यहाँ पे लिखा है बड़ा बड़ा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, जो रेम्यूनरेशन देते हैं हम एम्प्लॉयज़ को, उस पर भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि इन्फ्लेशन से क्या होगा, एम्प्लॉयर को भी इम्पैक्ट आएगा, उसकी पेइंग कैपेसिटी में भी थोड़ा फर्क होगा, और उसकी पेइंग कैपेसिटी की वजह से थोड़ा फर्क होगा। कुछ शायद एम्प्लॉय ने कम कंट्रीब्यूट किया हो इस मंथ में, है ना, और ऑक्यूपेशन का वेज रेट कैसा चल रहा है उसके हिसाब से भी। तो हर चीज में थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता ही है। अब इन्फ्लेशन की वजह से इन सारी चीजों में थोड़ा थोड़ा फर्क थोड़ा पड़ा, लाइक पेइंग कैपेसिटी में, एम्प्लॉय ने इस महीने कितना काम किया, और ऑक्यूपेशन जो वो कर रहा है काम एम्प्लॉय, उसके वेज रेट मार्केट में कितने चल रहे हैं, इन तीनों के हिसाब से, और ऊपर से इन्फ्लेशन और है। तो ये जो सिचुएशन चल रही है मार्केट में एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है। तो ये जो मार्केट में सिचुएशन चल रही है, इसकी वजह से हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो थोड़े हमें चेंज करने पड़ जाएंगे, है ना। क्योंकि रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या कहता है कि सारे एम्प्लॉय को फेयर एंड जस्ट रेम्यूनरेशन दिया जाए, ताकि उनका गुजारा अच्छे से चल सके, दे कैन वर्क एफिशिएंटली, अगर उनकी सारी नीड्स फुलफिल होंगी तो। और सेकेंड पॉइंट उसमें यह भी था कि एम्प्लॉयर की पेइंग कैपेसिटी को देखते हुए भी हमें एम्प्लॉयज को सैलरी देनी चाहिए, वेजेस देने चाहिए। तो लेकिन अब इन्फ्लेशन आ गया, तो इसकी वजह से हमें इसकी एप्लीकेशन को बदलना होगा। अब फेयर एंड जस्ट नहीं तो थोड़ा उससे कम मिलेगा, या वो जैसा भी इम्पैक्ट पड़ेगा वो किसकी वजह से पड़ेगा? द आंसर इज कॉन्टिंजेंट। सो आंसर इज ए ऑप्शन, कॉन्टिंजेंट। सो आई होप ये आंसर आपको क्लियर होगा। 12th क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट emphasize on logical and rational decision making rather than on the basis of bias and prejudice. The given statement highlights that the knowledge of principles of management leads to providing managers with useful insight into reality, scientific decisions, meeting changing environmental requirements, all of the above. लाइन पढ़ के तो ये भी आपको क्लियर हो ही गया होगा, बट उससे पहले लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है लॉजिकल और रैशनल डिसीजन मेकिंग पे ज़्यादा फोर्स देते हैं, बायस और प्रेजुडाइज को छोड़ के। अब इसका मतलब क्या है? लाइक कोई कंपनी XYZ कंपनी है, उसका एक है सीईओ। अब वो जो सीईओ है उसका, उसे चाहिए अपनी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल्स। अब वो रॉ मटेरियल्स जो हैं उसे दो ऑफर मिल रहे हैं। एक तो वो जनरली क्या, पहले जिस कंपनी से अपने रॉ मटेरियल खरीदता था, ABC कंपनी से, वो उससे मंगा ले। या उसका अभी एक रिश्तेदार आया है, उसका वो एस है, एज्यूम कर लेते हैं वो एस पर्सन है, वो जो उसका रिश्तेदार है। अब जो एस पर्सन है वो दे रहा है 10% का डिस्काउंट, ABC लिमिटेड दे रही है इस बार 25% का डिस्काउंट। तो जनरली तो जो सीईओ को है वो ABC के पास जाना चाहिए, लेकिन वो जाके से किसके पास रहा है? एस के पास। तो सीईओ गलती कर रहा है, वो लॉजिकल रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं ले रहा। इस केस में वो अपना बायस देख रहा है कि मेरे को अपने रिश्तेदार से ही लेने हैं, मेरे को अपने संबंध अच्छे बनाने। अब अपने संबंध बनाने का क्या फायदा, कंपनी का तो लॉस हो रहा है ना। तो ये जो गिवन स्टेटमेंट है, ये क्या हाईलाइट कर रही है? प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी,
साइंटिफिक डिसीजन, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव तो बिल्कुल नहीं होगा, ये आ गया पहला केस। जो बच्चे सोच रहे थे ना ऑल ऑफ द अबव आ गया तो वही होगा, नहीं, ये पहला केस है, आ गया, क्रॉस होएगा ये। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स, ऊपर देख के कहीं भी बताओ क्या लग रहा है कि कोई इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है उसकी वजह से। साइंटिफिक डिसीजन की बात तो कर रही है। प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। इनसाइट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से नॉलेज ही कह सकते हो आप लोग कि नॉलेज होता है। तो ये जो यूजफुल नॉलेज जो मैनेजर्स को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूजफुल नॉलेज देते हैं, ये क्यों देते हैं, ताकि जो मैनेजर है वो इन यूजफुल नॉलेज को रियलिटी में अप्लाई करे। इससे क्या होगा, मैनेजर की एबिलिटी बढ़ेगी, उसकी नॉलेज बढ़ेगी, मैनेजरियल सिचुएशन में उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि हर सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, कैसे प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं। ऊपर से अगर उससे कोई गलती भी हो गई होगी तो वो अगली बारी उस गलती को सुधारेगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ये सब हमने इसमें पढ़ा था, ए ऑप्शन प्रोवाइडिंग मैनेजर्स वाले ऑप्शन में। बचा क्या, साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन क्या कहता है, साइंटिफिक डिसीजन ये कहता है, मैं बता देता हूँ कि बायस जो है नहीं होना चाहिए, प्रेजुडाइसेस नहीं होना चाहिए, हमें ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करना चाहिए, थॉटफुल डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, साइंटिफिक तरीके से हर चीज का लॉजिक देखना चाहिए, समझदार बंदे की तरह रैशनल डिसीजन लेना चाहिए, पागलों की तरह 10% पे नहीं जाना चाहिए, अपना फायदा देख देख के, पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए। तो साइंटिफिक डिसीजन। हालांकि ये एक प्रिंस हेनरी फियोल के प्रिंसिपल का एग्जांपल था जो था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये वैसे उसका एग्जांपल था, बट मैंने आपको यहाँ सिर्फ समझाने के लिए बता दिया है। बी ऑप्शन है इसका आंसर, साइंटिफिक डिसीजन। 13 question, rule of thumb refers to use of personal judgment in handling management issues, adopting a hit and trial approach to resolve management problems, both of the above, none of the above। सो फर्स्ट ऑप्शन में वो ये कह रहा है कि मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम्स है उनको हैंडल करने के लिए एक पर्सनल जजमेंट भी देना ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ बी ऑप्शन कह रहा है कि हिट एंड ट्रायल अप्रोच को हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए मैनेजमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हिट एंड ट्रायल अप्रोच आपने पढ़ा ही होगा कि पहले उस अप्रोच को अप्लाई करो, चल गया तो तीर वरना निशाना। ओके, तो यही टेक्निक होती है कि लग गया तो सक्सेसफुल हो जाता है, वरना ट्रायल माना जाता है। ओके, और सी ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सो द आंसर वुड बी सी, बोथ ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन में बच्चे थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि ये ढंग से किया करवाया नहीं जाता, लेकिन रूल ऑफ थंब यही कहता है कि पर्सनल जजमेंट भी दो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और हिट एंड ट्रायल मेथड को भी अडॉप्ट करो मैनेजमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हिट एंड ट्रायल अप्रोच प्लस पर्सनल जजमेंट इज इक्वल टू रूल ऑफ थंब। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, रूल ऑफ थंब, इससे आपके दोनों पॉइंट कवर हो जाएंगे। 14 question, according to Taylor, even a small production activity like loading figures of iron into boxes can be scientifically planned and managed. This can result in tremendous saving of the human energy as well as wastage of time and materials. Identify the related principle of scientific management: harmony, not discord; science, not rule of thumb; development of each and every person to get his or her greatest efficiency and prosperity; none of the above। ये भी पूरी पूरी लाइन इन लोगों ने चेप दी है। मैंने कहा था, इसलिए कह रहा हूँ कि बिजनेस स्टडीज में तो टेक्स्ट को अच्छे से लर्न ही कर लो, क्योंकि वो ऐसी लाइन उठा के देते हैं, और फिर अगर आपको ये लाइंस याद हो गई ना, मतलब आपने पेपर में ही ये एग्जाम के लिए आपने ये चैप्टर्स लर्न कर लिए अच्छे तरीके से, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यू, अच्छे से कि सब ये सोच के सब्जेक्टिव भी आ रहा है और आपने पूरा चैप्टर इसे लर्न कर लिया, 40 on 40 में से कोई नहीं रोक सकता। 40 on 40 क्या, मैं आपको 40, चलो वन एक दो नंबर की सिली मिस्टेक भी हो सकती है, 38+ तो पक्के आपके। दूसरे तो 35+ की गारंटी लेते हैं, अगर आपने ये लाइंस पढ़ ली ना, 38+ की गारंटी है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ओके, और डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू गेट हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। नीचे से चलते हैं, सी ऑप्शन में तो टेलर हमें ये कहता था कि हर एक बंदे की उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी को आइडेंटिफाई करो, उसे ट्रेनिंग दो, साइंटिफिक ट्रेनिंग दो, और एफिशिएंट एम्प्लॉयज अगर होंगे तो वो ज़्यादा अर्न करेंगे, कंपनी को भी फ़ायदा होगा, उन्हें भी फ़ायदा होगा। और साइंटिफिकली हर बंदे को सिलेक्ट करो ताकि जिसको जो काम मिले वो उसकी फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को भी मीट करे।
मतलब वो उस काम को करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम हो, लायक हो। ओके, तो ये तो हमें सी ऑप्शन कहता था डेवलपमेंट वाला पॉइंट। बी ऑप्शन क्या था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। वो ये कहता था कि सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक ही मेथड है एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए। और वो क्या मेथड था, साइंटिफिक मेथड की। सबसे पहले अपने ट्रेडिशनल मेथड जो हम फॉलो करते आ रहे थे पहले से, उनको इन्वेस्टिगेट करो, फिर उन पर थोड़ा काम करो, वर्क स्टडी करो कि हम इन्हें कैसे कैसे न्यू मेथड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ी बहुत अभी की टेक्नोलॉजी या चेंजेस लगा के। एंड फिर यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस, और एक स्टैंडर्ड मेथड डेवलप करो जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता हो। एक स्टैंडर्ड मेथड, जैसा कि प्रिंसिपल्स हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो हो जाते हैं, ऐसी एक स्टैंडर्ड मेथड जो हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो हो जाता है। ओके, और हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या कहता है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड ये कहता है कि हार्मनी रखो बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, एक तरीके से काइंडनेस रखो, कोऑर्डिनेशन रखो, डिस्प्यूट्स मत करो बिटवीन द वर्कर्स एंड एज वेल एज द मैनेजमेंट। तो सो द आंसर इज बी, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। क्योंकि ये इसी का एग्जांपल है कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है, स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग फिगर्स ऑफ आयरन इनटू बॉक्सेस कैन बी साइंटिफिकली प्लान्ड एंड मैनेज्ड। तो साइंटिफिकली से तो हमें साइंस ही पता चल गया, पहली हिंट तो चलो यहाँ मिल गई। एंड दिस कैन रिजल्ट इन ट्रिमेंडस सेविंग ऑफ ह्यूमन एनर्जी एज वेल एज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मटेरियल। तो ये जो मेथड है एक तरीके से स्टडी और एनालिसिस करने के बाद ही डेवलप हुआ है, और एक स्टैंडर्ड मेथड है जो हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है। जबकि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में तो किसकी बात करी थी, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कैसा व्यवहार होता है, काइंडनेस का होना चाहिए। और डेवलपमेंट में कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो अर्न मोर करे, उनकी कैपेबिलिटीज मीट हो, वो अच्छे से परफॉर्म करें। लेकिन यहाँ पे तो ऐसी कुछ बात ही नहीं करी। तो ऑब्वियसली ये एक स्टैंडर्ड मेथड बता रखा है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब इज आंसर। According to 15 question, according to these principles of scientific management has for its foundation the firm conviction that true interest of the management and workers are one and the same. The prosperity for the employer cannot exist for a long time unless it is accompanied by the prosperity for the employees and vice versa. So इसके ऑप्शन है, ए साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, बी कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, सी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ऑल ऑफ द अबव। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब तो वैसे ही फेल हो गया। वाई? क्योंकि इसमें कोई स्टैंडर्ड मेथड की बात ही नहीं करी। मैंने आपको क्या बताया, मैनेजमेंट ऑफ वर्कर्स के ट्रू इंटरेस्ट की बात करी है, उनके प्रोस्पेरिटी की बात करी है, एम्प्लॉयर की भी एम्प्लॉयज की भी। तो हो सकता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड हो। बट पिछले क्वेश्चन में एक प्रिंसिपल मिसिंग था साइंटिफिक मैनेजमेंट का, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म कुछ नहीं है, बस इसका एक एक्सटेंशन है। और इसके एक्सटेंशन की वजह से आधी कंफ्यूजन हो चुकी है कि अब इन दोनों में से आंसर कौन सा है। ठीक है, तो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म ये कहता है कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअलिज्म मतलब अकेले अकेले मैनेजमेंट अपना अलग काम कर रही है, वर्कर्स अपना अलग काम कर रही है, तालमेल कुछ है नहीं। तो वर्कर्स तो उल्टा सीधा बना भी देंगे और फिर मैनेजमेंट उन्हें डांटेगी तो उनके और लड़ाइयाँ हो जाएगी। तो वो ये कह रहा है कि कंपटीशन नहीं होना चाहिए, दोनों में कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मैनेजमेंट को भी वर्कर्स की बात सुननी चाहिए और वर्कर्स को भी अनरीजनेबल डिमांड नहीं करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सैलरी दो, और ऐसी सैलरी दो कि एम्प्लॉयर की पेइंग कैपेसिटी से भी बाहर हो जाए। ऐसी अनरीजनेबल डिमांड भी नहीं करनी चाहिए। वर्कर्स को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, मैनेजमेंट को भी डिवीजन ऑफ वर्क इक्वल करना चाहिए, और मैनेजमेंट को इनकरेज करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, और वर्कर्स के लिए रास्ता साफ कर देना चाहिए। मतलब उन वो वर्कर्स आके फटाफट अपना काम कर सके, उन्हें हर चीज के लिए भागना ना पड़े, उन्हें पहले से ही रॉ मटेरियल्स ला के देने चाहिए, उनकी मशीनें चेक कर लेनी चाहिए ताकि वो एफिशिएंटली काम कर सके, उनका प्रोडक्शन बीच में ना रुके। ओके, सो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म है या हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड है। अब इसका आंसर देखने वाली ये बात है। देखो इसमें लिखा है द प्रोस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयर कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम अनलेस इट इज accompanied बाय प्रोस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयज एंड वाइस वर्सा। वो ये कह रहा है कि एम्प्लॉयर की प्रोस्पेरिटी जो है वो ज्यादा दिन तक नहीं रुकती अगर एम्प्लॉयज की प्रोस्पेरिटी है ही नहीं तो। अब आप बताओ, अगर एम्प्लॉयज ही खुश नहीं होंगे तो क्या ऑर्गेनाइजेशन चल जाएगी? मैनेजमेंट अकेली ऑर्गेनाइजेशन संभाल लेगी? ऑब्वियसली नहीं संभाल पाएगी। भाई संभाल लेती तो वो वर्कर्स हायर ही क्यों करती? नहीं संभाल पाएगी। तो इसलिए इसका आंसर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड है।
कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉपरेशन की बात नहीं कर रखी। ओके, अगर ये लिखा होता कि कंपटीशन रिप्लेस हो जाना चाहिए बाय कॉपरेशन या कोऑर्डिनेशन तो हम बात करते। अगर ये तीन वर्ड होते ना, कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन, कंपटीशन कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन, ये तीन वर्ड होते तो आपको पता चल जाता कि ये कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 16th क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट द एम्प्लॉय शुड बी रिवॉर्डेड फॉर देयर सजेशंस व्हिच रिजल्ट इन सब्सटैंशियल रिडक्शन इन द कॉस्ट। तो ये कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज जो है उन वो अपने सजेशंस के लिए रिवॉर्डेड होने चाहिए, जिसकी वजह से सब्सटैंशियल रिडक्शन इन कॉस्ट हो। अब सब्सटैंशियल रिडक्शन इन कॉस्ट कैसे हो सकता है? देखो, कॉस्ट में डिडक्शन इसलिए हो सकता है क्योंकि देखो, अगर वर्कर्स अगर पार्टिसिपेट ही ना करें मैनेजमेंट के साथ, तो क्या पता मैनेजमेंट को किसी बाहर एडवाइजर के पास जाना पड़ सके, किसी कंसल्टेंट के पास जाना पड़ सके, और अपने अपने बिजनेस के लिए आइडियाज लेने बाहर जाना पड़ सके, तो वो भी तो फीस चार्ज करेगा कुछ ना कुछ। लेकिन अगर उसकी जगह हमारे वर्कर्स ही इतने इंटेलिजेंट निकले कि वो अच्छे से हमारे पार्ट बन रहे हैं, मैनेजमेंट का डिसीजंस दे रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, और हमें क्या क्या करना चाहिए वो हमें आइडियाज दे रहे हैं, क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली टू सम एक्सटेंट हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि फिर हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा किसी से सजेशन मांगने के लिए। तो अब बताओ ये कौन सा प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कोई स्टैंडर्ड मेथड की बात नहीं करी है। क्रॉस। बी कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हो सकता है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये भी हो सकता है। ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता, क्योंकि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब नहीं है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा होगा। सो द आंसर वुड बी कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। वाई? बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉयज जो है वो सजेशन के लिए रिवॉर्ड किए जाएंगे जो वो सजेशन मैनेजमेंट को देते हैं। अब इससे आपको क्या लगता है, क्या हाईलाइट होता है कि एम्प्लॉयज जो है अपने सजेशन मैनेजमेंट को दे रहे हैं, तो क्या होगा, कॉपरेशन या कोऑर्डिनेशन? सिंपली मैंने आपसे यही तो कहा था कि ये दो वर्ड हों तो आपका कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म होगा। जबकि हार्मनी में क्या होता है, देखो हार्मनी में एक्चुअली में उसकी डेफिनेशन ये होती है that there should be complete harmony between the management as well as workers। complete harmony होनी चाहिए। अब harmony मतलब complete kindness। ओके, लेकिन ये कॉपरेशन और इंडिविजुअलिज्म कहता है कि कॉपरेशन होना चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए। दोनों को पता चलना चाहिए कि उन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। तो देखो इस चीज़ में हमें नज़र आ रहा है कि कॉपरेशन हो रहा है, ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि दे नीड ईच अदर, इनको एक दूसरे की ज़रूरत है ऑब्वियसली काम करने के लिए। तो इसलिए कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल वुड बी द आंसर। आंसर इज बी। 17th question. According to Taylor, each specialist is to be assigned work according to his or her qualities. The employees who possess technical mastery should be involved in planning work, whereas those with energy and good health may be assigned execution work. Name the related principle of scientific management. कौन सा principle है? Functional foremanship, science not rule of thumb, development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity, none of the above। अब देखो इस क्वेश्चन में ना फर्स्ट टाइम मेरे को भी डाउट आया था, क्योंकि देखो यहाँ पे जो मैंने लाइन पढ़ी ना, द एम्प्लॉयज हु पॉजेस टेक्निकल मास्टरी शुड बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग वर्क, whereas those with energy and good health may be assigned execution work। तो यहाँ से यहाँ तक इन दो लाइन जो मैंने पढ़ी ना लास्ट की, इनसे मेरे को लगा कि इसका आंसर है फंक्शनल फॉरमैनशिप, क्योंकि उसने भी हमें यही बताया था कि सबके ऊपर 8 बॉस होने चाहिए और जो जिसके लिए फिट है वो उसे काम मिलना चाहिए। इसने यूनिटी ऑफ कमांड को भी वॉयलेट कर दिया था कि यूनिटी ऑफ कमांड होता भी नहीं, हर एक वर्कर पे 8 बॉस होंगे, है ना, और जिसका जो जहाँ पे फिट होता है उसे वही वाला काम मिलेगा, है ना। लेकिन जब मैंने ये लास्ट में पढ़ा ना रिलेटेड प्रिंसिपल, तब मेरे को पता चला ये प्रिंसिपल पूछ रहा है। अगर फंक्शनल फॉर्मैनशिप आंसर होता ना तो डायरेक्ट लिखता है ये टेक्निक, लेकिन अब इसका हमें प्रिंसिपल ढूंढना है, तो अब इन दोनों में से होगा आंसर। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब हो सकता है क्या? तुम बताओ, ये कोई स्टैंडर्ड मेथड लग रहा है तुम? नहीं।
डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, यही होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है ईच स्पेशलिस्ट इज टू बी असाइंड वर्क अकॉर्डिंग टू हिज और हर क्वालिटीज, उसकी क्वालिटीज के हिसाब से ही उसे काम मिलना चाहिए हर एक स्पेशलिस्ट को, उसका डेवलपमेंट उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी तक होना चाहिए, उसे अपनी कैपेबिलिटीज मीट करना आना चाहिए ताकि वो अपनी फुल कैपेबिलिटी के साथ काम कर सके, उसका अच्छे से डेवलपमेंट होना चाहिए, उसे साइंटिफिक ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो ज्यादा एफिशिएंसी बढ़े, वो ज्यादा कमाए, उससे भी फायदा होगा, कंपनी को भी फायदा होगा। सो द आंसर वुड बी सी ऑप्शन, development of each and every person to his or her greatest efficiency. 18 question, considering the fact that it is difficult to find one single person with all the needed qualities, Taylor suggested appointment of a specialist through this technique of scientific management. Identify the technique. टेक्निक अब हम बता ही सकते हैं कि एक सिंगल पर्सन को 8 लोगों के बीच में हमने रखा था, 8 बॉस के नीचे 1 वर्कर था, और वो 8 बॉस हमने क्यों बनाए थे, क्योंकि एक सिंगल पर्सन में सारी की सारी क्वालिटीज मिलना इज इम्पॉसिबल। तो जो जो हमें क्वालिटीज चाहिए थी उसका हमने हर एक बंदा ढूंढ लिया, तो इसके चक्कर में जो हमारे 8 सुपीरियर्स थे उसके नीचे हमारा एक वर्कर है, 1 वर्कर 8 सुपीरियर के नीचे काम करता है। ओके, so A, standardization and simplification of work, B, method study, C, functional foremanship, D, motion study. Answer is functional foremanship, सीधी सीधी बात, ये अभी हमने पढ़ा था। The concept of work study techniques include time study, motion study, fatigue study, all of the above. ये आपने ये आपने पढ़ा ही होगा कि वर्क स्टडी के अंदर 4 चीजें आती हैं, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी एंड फेटिग स्टडी। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, मैं टाइम दे रखा है, मोशन दे रखा है, फेटिक दे रखा है, मैं मेथड नहीं दे रखा, अगर मेथड भी होता तो वो भी इंक्लूड होता, बाकी ये तीनों तो इंक्लूड है ही, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 20 question is the objective of this technique of scientific management is to reduce a given line of a product to fixed type sizes and characteristics. Name the technique. Method study, differential piece weight system, standardization and simplification of work, functional foremanship. ये ऑब्जेक्टिव आपने पढ़ा ही होगा जब आप स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क कर रहे होंगे कि सिंप्लीफिकेशन क्या होता है कि जितनी भी हमारी वैरायटीज हैं, साइज और डायमेंशंस हैं, उन्हें हटा दो, उन्हें एलिमिनेट कर दो। लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन का क्या काम है कि नई वैरायटी लाओ, है ना, एग्जिस्टिंग वंस के साथ साथ नई वैरायटी लाओ। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट चल रहा है, जो अभी हमारा प्रोडक्ट चल रहा है, वो जो फिक्स साइज का है, चाहे कैसा भी साइज का हो, कैसे टाइप का हो, उसके क्या क्या फीचर्स हो, वो कम हो जाएंगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि अब नई वैरायटी की चीजें आएंगी। जब नई वैरायटी का प्रोडक्ट आएगा तो जो फिक्स टाइप, जिन टाइप पे अब तक प्रोडक्ट बने ही आ रहा था, जिस साइज पे अब तक प्रोडक्ट बने ही आ रहा था, उसके क्या क्या फीचर्स थे वो अब नहीं होंगे। अब वो नई वैरायटी का तो उसमें बहुत सारे चेंजेस भी होंगे। तो फिक्स टाइप, फिक्स साइज और कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन होता है, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है ये स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रहा है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 21 क्वेश्चन। This technique of scientific management helps in development of the concept of assembly line, which is widely used in automobile companies like Toyota. आप इसमें Toyota लिख सकते हो, Ford लिख सकते हो, these days as well. Identify the technique: motion study, standardization and simplification of work, method study, line study. So ये भी इन लोगों ने उठा के दे रखी है लाइन, ये भी बुक में है। सो असेंबली लाइन तो सिर्फ एक ही स्टडी में बात की गई है जो कि है हमारी मेथड स्टडी, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, 22 question. Which of the following is an objective of time study? To determine the number of workers to be employed, to formulate suitable incentive schemes, to calculate the labor cost, या all of the above? तो तीनों ही टाइम स्टडी के ऑब्जेक्टिव हैं, ऑल ऑफ द अबव वुड बी द आंसर। 23 question. This technique of scientific management aims to determine the amount and frequency of rest intervals that should be provided to the employees during working hours. Time study, method study, motion study, and none of the above. So to determine the amount and frequency लिखा है यहाँ पे, वो भी rest intervals. So ये जो है इसका आंसर यहाँ पे none of the above होगा, because the answer is fatigue study. क्योंकि फिटीग का मतलब यहाँ पर क्या होता है? फिटीग मतलब
स्टेज ऑफ टेकिंग रेस्ट, जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हो जब आप और काम नहीं कर पाते, आपको रेस्ट की जरूरत होती है। तो वही वो कह रहा है कि फेटिग स्टडी का फिर एम यही होता है कि वो अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ढूंढे रेस्ट इंटरवल की, कितने आवर्स बाद लेबर को या वर्कर्स को रेस्ट करने की जरूरत है, रेस्ट इंटरवल देने की जरूरत है। ओके, तो ये होता है फेटिग स्टडी है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो गया है डी ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। 24 क्वेश्चन, द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम was developed by Taylor in order to discriminate between efficient and inefficient workers, reward the efficient worker, motivate the inefficient workers to perform better, या all of the above। मेरे को इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट हुआ था, बट ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्चुअली, मेरे को वर्डिंग से डाउट हुआ। देखो कैसे, इसमें लिखा है सी ऑप्शन से चलते हैं, मोटिवेट द इनएफिशिएंट वर्कर्स टू परफॉर्म बेटर। अब बताओ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में क्या होता है, जिस वर्कर ने कम प्रोडक्ट बनाए होते हैं उन्हें हम कम रेट के हिसाब से सैलरी देते हैं, और जिसने ज्यादा यूनिट्स बनाई होती है हम उसे ज्यादा हिसाब से सैलरी देते हैं। तो जिसने ज्यादा यूनिट्स बनाई है उसे ज्यादा अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन जो इनएफिशिएंट वर्कर होता है, लाइक जिसने कम यूनिट्स बनाई है, उसे कम सैलरी मिलती है। तो उससे क्या होता है, जिसे कम सैलरी होती है वो मोटिवेट होता है कि अगली बार मैं ज्यादा बनाऊंगा ही बनाऊंगा और फिर ज्यादा सैलरी लूंगा। तो मोटिवेशन आती है इनएफिशिएंट वर्कर में कि वो अगली बार परफॉर्म करेगा बेटर। बी है रिवॉर्ड दी एफिशिएंट वर्कर, अब एफिशिएंट वर्कर ने ज्यादा यूनिट्स बनाई है उसे रिवॉर्ड तो मिलेगा ही। तो बी और सी ऑप्शन तो कंप्लीटली करेक्ट लगे मेरे को। बात रही ए ऑप्शन की, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। ये तो पता है कि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स में फर्क करने के लिए होता है, लेकिन बुक में देखो क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट। अब कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, इसे ले लेते हैं दिल पे कि डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हैं। वो पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ के आ रहे होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन एक अलग ही वर्ड होता है, बुरा वर्ड होता है, मतलब बहुत डिफरेंशिएट कर देता है। तो लेकिन असली में वो डिफरेंशिएट ही करने को कह रहा है एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर में। इसलिए जो आंसर है वो ऑल ऑफ दी अबव होगा। देखो यहाँ पे मेरे को लगता कि ये गलत है, लेकिन जब मैंने देखा बी और सी ऑप्शन दोनों सही है, तो मैंने इनडायरेक्टली ए को भी फिर टिक कर ही दिया, क्योंकि उसका मोटिव ही यही था टेलर का। वर्डिंग उसने ऐसी दे रखी है, लेकिन मोटिव तो वही था ना कि वो डिफरेंशिएट करे एफिशिएंट और इनएफिशिएंट में। तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 25th question is, the application of the principles of management leads to higher production and better work for the same effort. Identify the related principle of general management। वो ये कह रहा है कि ऐसा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करो कि जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी ज्यादा हो और काम भी बेटर हो, काम भी अच्छा हो, प्रोडक्शन भी ज्यादा हो उसी स्पीड के हिसाब से। तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जनरल मैनेजमेंट का, साइंटिफिक नहीं, जनरल, यानी कि हेनरी फ्योल वाले। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन तो नहीं है। डिसिप्लिन में क्या था कि एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल हो और हम उन्हें फॉलो करें, मैनेजमेंट भी और वर्कर्स भी। तो डिसिप्लिन तो नहीं लग रहा मेरे को, क्योंकि उससे प्रोडक्शन में कुछ ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं। इक्विटी, इक्विटी में तो ये था कि सबको इक्वली बिहेव करो, इक्वली बर्ताव करो, सैलरी भी इक्वल दो, किसी में बेस डिफरेंस मत करो, डिस्क्रिमिनेशन मत करो। तो इक्विटी भी मेरे को नहीं लग रहा। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में भी थिंग्स की थी कि थिंग्स जहाँ होती है वहीं होनी चाहिए, एफिशिएंसी बढ़ेगी, इवन ह्यूमन बींग्स भी। लेकिन ऑर्डर जनरली थिंग्स के लिए था। डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क में ये था कि जो बंदा जिसके लिए स्किल्ड है, कॉम्पिटेंट है, उसे वही काम दो। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कोई अगर एमबीए स्टूडेंट मार्केटिंग में कर कर आया है अपनी डिग्री, और वो मार्केटिंग में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट की ही कोई पोस्ट ऑफर करो, प्रोडक्शन में मत फेंको, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो आंसर है डिवीजन ऑफ वर्क, सी ऑप्शन। 26th question is, according to this principle of general management, an organization should safeguard against abuse of managerial power, but at the same time a manager should have the necessary authority to carry out his responsibility. Name the principle of management being described in the given statement. Discipline, authority and responsibility, unity of command, unity of direction। क्वेश्चन पढ़कर ही पता चल गया होगा, आंसर इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें हमने दोनों पढ़े थे कि जो सुपीरियर है उसे भी ध्यान रखना है कि वो अपनी अथॉरिटी का ज्यादा मिसयूज ना करे, और सबऑर्डिनेट को भी इतनी अथॉरिटी तो देनी ही है ताकि वो अपना काम पूरा कर सके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सके। सो द आंसर इज बी ऑप्शन। 27th question, name the principle of management suggested by Henry Fayol which advocates that there should be good superiors at all levels।
क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एस्पिरेट द कॉर्प्स, ऑर्डर, नन ऑफ द अबव। एस्पिरेट द कॉर्प्स हो सकता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्योंकि नहीं हो सकता, ना अथॉरिटी की बात करिए ना रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करिए, ऊपर से एग्रीमेंट की और बात करिए, एग्रीमेंट तो नहीं होता अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। एस्पिरेट द कॉर्प्स में क्या होता है, यूनिटी, हार्मनी, वो भी यहाँ पे बात नहीं कर रखी है, ऑर्डर, थिंग्स की तो बिल्कुल बात नहीं कर रखी है, नन ऑफ दी अबव ही होना चाहिए आंसर। बट नन ऑफ दी अबव तो चलो ठीक है, लेकिन ये है कौन सा प्रिंसिपल, नन ऑफ दी अबव थोड़ी कोई प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने वादा किया कि अभी तुम ओवर टाइम काम करके हमारा ऑर्डर पूरा कर दो, हम तुम्हारी बाद में सैलरी बढ़ा देंगे, और वो ऑर्डर पूरा भी हो गया, वो ऑर्डर चला भी गया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने सैलरी नहीं बढ़ाई, तो ये डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन वॉयलेट हो रहा है कि जो क्लियर और फेयर एग्रीमेंट हुआ था कि तुम हमारी सैलरी बढ़ाओगे, वो तुमने बढ़ाई क्यों नहीं। सीधा सवाल आएगा वर्कर्स का, जब खुद ही एग्रीमेंट फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वर्कर से तुम कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो तुम्हारे रूल्स फॉलो करें। तो फेयर रूल होने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होना चाहिए जो नेसेसरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। 28 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, if this principle of general management is violated, authority is undermined, discipline is in jeopardy. Jeopardy मतलब discipline won't be there, डिसिप्लिन नहीं प्रेजेंट होगा। Order disturbed, stability threatened. Identify the principle. Authority and responsibility, discipline, unity of command या equity. So वो ये कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल का सॉरी कोई मैनेजमेंट का, जनरल मैनेजमेंट का कोई प्रिंसिपल वॉयलेट होता है, अथॉरिटी अंडरमाइंड है, डिसिप्लिन तो है ही नहीं, ऑर्डर भी डिस्टर्ब्ड है, स्टेबिलिटी थ्रेटन्ड है, तो ये कौन सा प्रिंसिपल है। ये आपने इफेक्ट्स जब पढ़े होंगे, आपने हर एक प्रिंसिपल को ढंग से पढ़ा होगा, तो आपको पता चल गया होगा ये यूनिटी ऑफ कमांड है। यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि हर एक वर्कर पे वन एंड ओनली वन बॉस होना चाहिए, एक ही बॉस होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। बट अगर ये प्रिंसिपल जो है वो वॉयलेट होता है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है वॉयलेट, अगर ये प्रिंसिपल वॉयलेट होता है तो क्या होगा, अथॉरिटी अंडरमाइंड हो जाएगी। अंडरमाइंड मतलब अथॉरिटी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी, रिड्यूस हो जाएगी, अंडरमाइन को आप रिड्यूस भी कह सकते हो। स्टेबिलिटी थ्रेटन है, तो स्टेबिलिटी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहेगी। लाइक एक सबऑर्डिनेट है, उसने कहा मेरे को सिर्फ इसी सुपीरियर से ऑर्डर लेने हैं, लेकिन कोई दूसरा सुपीरियर उसे आके ऑर्डर देने लग जाए, तो स्टेबिलिटी तो थ्रेटन रहेगी कि वो उसका काम करे या अपने पहले वाले सुपीरियर का काम करे। ना स्टेबिलिटी रहेगी ना अथॉरिटी रहेगी, ऑर्डर भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ऑर्डर कैसे डिस्टर्ब हो जाएगा, अब सोचो एक सुपीरियर ने काम दे दिया, ओके, या आपका जस्ट स्कूल वाला एग्जांपल देता हूँ कि आप स्टाफ रूम में, आपको एक टीचर ने फिफ्थ पीरियड में बुलाया था कि इंटरवल की बेल होते ही आपको स्टाफ रूम जाना है, मेरे पास मिलने आ जाना। अब स्टाफ रूम की वे में जाते हुए आपको कोई साइंस टीचर मिल गया, उसने आपको अपना काम पकड़ा दिया, कई बार हो जाता है ऐसे स्कूल सिचुएशन में, तो आप उसके लिए साइंस टीचर का काम करने कहीं और चले जाते हो। फिर जब आप वापस स्टाफ रूम में जाते हो तो आपकी टीचर आपको स्टाफ रूम में मिलती नहीं, वो अपना फिफ्थ पीरियड जिस क्लास में पढ़ता है वो उस क्लास में चली जाती है। तो ऐसे कई बार हो जाता है, और इसकी वजह से फिर ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में भी ये होता है, क्योंकि आप जो जो चीज जहाँ होती है वही मिलनी चाहिए। अब आप जा तो स्टाफ रूम रहे थे, लेकिन आपकी टीचर को आप स्टाफ रूम में मिले नहीं, क्योंकि आप तो साइंस वाले सर के साथ चले गए थे। तो ऐसे ही ऑर्डर जो है डिस्टर्ब हो जाता है, डिसिप्लिन रहता नहीं है वहां पे। तो इसलिए जो आंसर है वो है यूनिटी ऑफ कमांड। 29th question. Through this principle of management, Henry Fayol guides the managers to exhibit exemplary behavior and advises that they should not fall into temptation of misusing their powers for personal benefit at the cost of general interest of the organization. हेनरी फ्योल का ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो मैनेजर है उसे अपनी पावर का मिसयूज नहीं करना चाहिए फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट, उसके पर्सनल बेनिफिट के लिए, और जिसकी वजह से वो अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन तो ले रहा है, लेकिन उसके चक्कर में ऑर्गेनाइजेशन को उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, एक सीईओ का रिश्तेदार है एस, और एक एबीसी लिमिटेड है। एबीसी लिमिटेड को जो रॉ मटेरियल एबीसी लिमिटेड सीईओ को देती है वो दे रही है 25% डिस्काउंट पे, लेकिन जो सीईओ का रिश्तेदार है एस, वो उसे सिर्फ 10% के डिस्काउंट पे दे रहा है। लेकिन सीईओ फिर भी एस के पास चला गया, क्योंकि अपने पर्सनल बेनिफिट को देखते हुए। तो क्या यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट वॉयलेट नहीं हुआ, ऑर्गेनाइजेशन को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
तो ये कौन सी स्टेटमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है? रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इक्विटी। सो द आंसर इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट कर रहा है, वो अपना खुद का इंडिविजुअल इंटरेस्ट को देख रहा है, सबऑर्डिनेट कर रहा है। So the answer would be C. Last question of today's lecture, MCQ series. जो बोलना चाहो बोल सकते हो. Which principle of general management advocates that employee turnover should be minimized to maintain organizational efficiency? ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का जो ये रिप्रेजेंट करता है कि इम्प्लॉय टर्नओवर मिनिमाइज कर देना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी बढ़े। इम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है? जब इम्प्लॉय अपनी जॉब छोड़ के चला जाता है। तो अगर सारे इम्प्लॉय अपनी जॉब छोड़ छोड़ के चले जाएंगे तो एफिशिएंसी रहेगी क्या ऑर्गेनाइजेशन में? 2 दिन तो नया इम्प्लॉय लाने में लग जाएगा, फिर वो बंदा काम सीखेगा, है ना? तो टाइम तो लगेगा ही और एफिशिएंसी तो रहेगी नहीं। तो एम्प्लॉय टर्नओवर तो कम करना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी रहे। बट अब बात ये है कौन सा प्रिंसिपल? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, इक्विटी, एस्पिरेट दे कॉप्स। एस्पिरेट दे कॉप्स तो यूनिटी बताता है, इक्विटी सैलरी बताता है कि सैलरी देने में हमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय की सैलरी दो तो फेयर एंड जस्ट दो ताकि एम्प्लॉय का गुजारा चल सके अच्छे से। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल क्या कहता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में न्यू इंडिविजुअल आया है एज एन एम्प्लॉय तो उसे आपको थोड़ा सा टाइम देना है, एटलीस्ट 3 मंथ्स का तो जनरली ऑर्गेनाइजेशन में टाइम होता है कि आप अपना जो काम कर रहे हो वो हमें 3 मंथ्स बाद दिखाना कि आपने क्या किया है इन 3 महीने में। आप क्योंकि आपको सीखने में भी टाइम लगेगा। ये नहीं कि आज मैं एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन में काम करने गया हूँ, अगले दिन वहां का सुपीरियर आके बोल रहा है कि कल आपने 6 घंटे काम किया, क्या किया दिखाओ। अरे भैया मेरे को सीखने के लिए भी टाइम चाहिए कि मैं कैसे काम करूं। सो द आंसर इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, कि अगर उसने मेरे को उस उसने मेरे उसने मेरे को अगर अगले दिन ही आके पूछ लिया सुपीरियर ने कि क्या काम किया आपने कल 6 घंटों में, तो हो सकता है कि रोज अगर ये लोग रिपोर्ट मांगने लगे और मेरे को काम आता ही नहीं है तो मैं ये जॉब छोड़ के चला जाऊं, क्योंकि मेरे को काम ही नहीं आता और ये लोग रोज मेरे पे प्रेशर बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय टर्नओवर तो होगा ही, मैं चला जाऊंगा काम छोड़ के। ओके, सो द आंसर वुड बी ए। सो आई होप ये आंसर आपको क्लियर होगा। So by this we have completed the chapter 2 principles of management MCQ, and if you have any doubts and queries please do comment, and if you liked my lectures please like, comment, share and subscribe my channel. Hit the bell icon so you will get notified every time. And if you want some more MCQs of business studies and macroeconomics every day, तो आप मेरा इंस्टाग्राम लिंक जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, यू कैन क्लिक ऑन इट और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जिससे आपको एक्सेस मिल जाएगी एंड देन यू कैन पार्टिसिपेट इन माई क्विज ऑफ द डे of macroeconomics as well as business studies for class 12. Thank you so much. Have a nice day.